चलो बच्चे, मैं प्रभात दूँ एक बार फिर से ज्ञानदायिनी एजुकेशनल ट्रस्ट पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चे आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज चलो बच्चे हम लोग आज कुछ बच्चों का नाम ले लेते हैं। कुछ बच्चों की शायद शिकायत थी कि नाम ले लिया जाए सर। ठीक है, तो जितने बच्चे हैं कुछ बच्चों का नाम है हमारे पास, इनका मैं ले लेता हूँ। अमित गोस्वामी, रवि पाल, प्रतीक कुमार पाल, प्रवीण कुमार, एकता यादव, अमित पाल, ठीक है, सुधा यादव, वर्षा सिंह, लक्ष्मी चौरसिया, ठीक है, अंकिता गौतम, क्लियर हो जाएगा, राहुल साहू, नितेश, अमान मिश्रा, क्लियर हो जाएगा। ये थे बच्चे। और आपके क्या कहते हैं कुछ और भी बच्चे थे, उनका भी नाम ले लिया जाता है बच्चे। ठीक है, ठीक है, अरविंद गुज्जर हैं, रवि कनौजिया हैं, अजय कुमार हैं, क्लियर हो जाएगा, निरंजन मौर्य हैं, राजू प्रजापति हैं, आकृति सिंह, प्रज्ञा सिंह, गौरी श्रीवास्तव, प्रियंका यादव, संदीप पांडे, विकास वर्मा, गयानंजय यादव, शीला वर्मा हैं, प्रिया यादव, अवनीश विश्वकर्मा, प्रिया मौर्य, शीला मौर्य, अंजलि मौर्य, खुशबू सिंह, वंदना सिंह, सुनील यादव, अमित प्रजापति, अमित चक्रवर्ती, रेणु चौरसिया, एकता पांडे, क्लियर हो जाएगा बच्चे, समा प्रवीण, याना सिद्दीकी, राज यादव, विपिन यादव, क्लियर हो जाएगा, अनुराग मिश्रा, दीपक पांडे, सत्यम यादव, क्लियर बच्चे, आपके आकांक्षा सिंह, विपिन कुमार, ठीक है, कुछ बच्चे और हैं बेटा, सचिन मौर्य हैं, रंजना सिंह हैं, पूजा यादव हैं, ठीक है, और पंडित ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, प्रतीक कुमार पाल हैं, अवनीश विश्वकर्मा है, शैलेंद्र प्रताप सिंह हैं, पूजा यादव हैं। चलिए बहुत सारे और बच्चे हैं बच्चे, ठीक है, सबका नाम ले लिया जाएगा। ठीक, चलिए आइए बच्चे, मैंने कल कहा था आप सारे बच्चों को कि मौलिक कर्तव्य हम लोग कर रहे थे, और मैंने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप लोग लिख कर रखेंगे बच्चे, और उसी को हमें एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर हो जाएगा, और बहुत सरल भाषा में रखा हुआ है बच्चे, लिखा भी हुआ है, जिसे आप आसानी से समझ भी जाओगे। क्लियर हो जाएगा। मैंने फंडामेंटल राइट्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की सारी चीज़ें बता दिया था कि कौन से भाग में है, तो आपका रिजल्ट होगा भाग 4 में है, और भाग 4 में कहाँ है, तो आपका रिजल्ट होगा भाग 4 का में है। फिर अगर मैं पूछूंगा आर्टिकल कहाँ है, तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 51 है, और 51 का कौन सा है बच्चे, का है। मैंने कहा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज का जो सोर्स है, जो स्रोत है, स्रोत क्या है, तो आप रिजल्ट लगाओगे रूस है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। कहीं कहीं पूर्व सोवियत संघ USSR लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। फिर मैंने कहा था कि बच्चे एक समिति थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह, एक समिति थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति बच्चे। क्लियर हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नाम आया था, और इस समिति ने बच्चे टोटल कितने घोषणाएं किया था, 8। लेकिन आपको पता है सर यहाँ पर 8 शामिल ना करके टोटल शामिल कितना किया गया था, 10। और बच्चे आपको पता है, मैंने बता भी दिया था, 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसके तहत हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई। इतनी हो गई थी बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक कंप्लीट था मेरे ख्याल आप सारे बच्चों का। तो जो पहला है बच्चे, पहला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारा, उसको लिखा गया कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों और उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रध्वज राष्ट्रीय गान का आदर सम्मान करें। क्लियर हो जाएगा। अब कहीं पर राष्ट्रगान बज रहा है बच्चे, तो वहां पर आप डीजे बजा दो, तो ये थोड़ा सा बच्चे हमारे राष्ट्रीय गान का क्या होगा, अपमान होगा। तो सीधा सा है बच्चे कि संविधान के प्रति कार्य करिए बच्चे, और संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, जो राइट्स दिया है, उस बच्चे उसके अंदर रहकर आप समाज का कल्याण करते चलो। दूसरा था बच्चे, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका क्या करे, पालन करे बच्चे। जो भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए जिससे भारत को बच्चे क्या मिली, फ्रीडम मिली, स्वतंत्रता मिली। क्लियर हो जाएगा। तीसरा है बच्चे, इंपॉर्टेंट है, यही थोड़ा बच्चे हो सकता ना समझ पाते हो, भारत की संप्रभुता। अब संप्रभुता सेवेरिन बच्चे जो होता है, मैंने कहा था जो हमारी संप्रभुता होती है बच्चे, संप्रभुता जो होती है,
इसमें बच्चे क्या है कि भारत देश किसी भी राष्ट्र से मित्रता करने के लिए स्वतंत्र है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, किसी भी राष्ट्र से व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। और अगर भारत देश बच्चे अपने राष्ट्र के अंदर कोई भी कार्य कर रहा है, अपने राष्ट्र के अंदर कोई भी कार्य कर रहा है, तो फिर बाहरी देशों का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक नया एग्जाम्पल देते हैं बच्चे, अभी कुछ दिन पहले अमेरिकी सरकार ने भारत पर दबाव बनाया कि आप ईरान से तेल को लेना बंद कर दो। तो ये तो एक पॉलिटिकल प्रेशर था बच्चे, कहते नहीं गांव में कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो बच्चे एक पॉलिटिकल गेम था, तो भारत ने ईरान से तेल में कटौती कर दिया था बच्चे, ईरान से तेल लेना थोड़ा सा कम कर दिया, किसके दबाव में? अमेरिका के दबाव में। तो बच्चे एक चीज याद रखिएगा, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, संप्रभुता वाला राष्ट्र है। भारत किसी भी बाहरी देश को बच्चे दखल को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन बच्चे हम चीजें जैसे बच्चे अमेरिका की ही बात किया जाए तो हम अमेरिका की बात को क्यों मान गए? क्योंकि बच्चे हमने ये सोचा कि अगर तेल थोड़ा सा कम करेंगे तो अमेरिका से तेल लेना शुरू करेंगे तो अमेरिका का बच्चे राजस्व जनरेट हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ अमेरिका पक्का है मुझे कहीं ना कहीं और लाभ करा देगा, ठीक है। तो वो एक पॉलिटिकल लालच होता है बच्चे जब हम ये चीजें करते हैं। बाकी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, एकता बनाए रखो, उसे तोड़ने का प्रयास ना करो और अखंडता की रक्षा करते हुए इसे बच्चे लाइफ टाइम लेकर चलो, अक्षुण्ण बनाए रखो, निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें बनी रह जाए। चौथा फंडामेंटल राइट्स था बच्चे, देश की रक्षा कर, फंडामेंटल ड्यूटीज है, देश की रक्षा करें और बच्चे बुलाए जाने पर राष्ट्र की क्या करें? सेवा भी करें। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर बच्चे चीन से हमारा युद्ध हो जाए और हमें बच्चे सैनिकों की जरूरत हो तो खुली भर्ती लगा दिया जाएगा और आपको बुलाया भी जा सकता है बच्चे, तो फिर आपको जाना पड़ेगा क्योंकि भाई देश रहेगा तभी तो हम लोग रहेंगे बच्चे। फिर अगला है धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित बच्चे किसी भी भेदभाव को ना किया जाए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी है आपकी और ये फंडामेंटल राइट भी है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म जात के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अब ये ड्यूटीज, मैंने कहा था ड्यूटीज की जरूरत हमें तब पड़ी जब हमें अधिकारों को सुरक्षित करना पड़ा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। तो इन आधारों पर अगर विभेद कहीं हो रहा हो बच्चे तो आप उसका विरोध करिए और स्वयं भी ये चीजें ना करिए, क्लियर हो जाएगा। अगला है बच्चे, और हाँ इसी में है सर, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान का बच्चे क्या कर रही हो? बच्चे स्त्रियों के सम्मान का क्या कर रहे हो बच्चे? विरुद्ध हो, या स्त्रियों के सम्मान के क्या हो? विरुद्ध हो, जिससे स्त्रियों को नुकसान पहुंच रहा हो। नेक्स्ट मैंने बताया था बच्चे, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसको क्या करें? परिलक्षित करें बच्चे। हमारी जो कल्चर है बेटा उन्हें आगे ले जाने का प्रयास करें, उसका विनाश ना करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आप गाँव में हम लोग रहते हैं, शहरों में रहते हैं तो थोड़ी सी पर्दा प्रथा है, लेकिन यूरोपीय कंट्री में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वो जो मूड में आता है, जहां आता है करना शुरू कर देते हैं बच्चे, क्लियर। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा, संवर्धन है। ये मैंने आर्टिकल 48 में भी आपको कराया था बच्चे, क्लियर। अब फॉर एग्जाम्पल है बच्चे, पेड़ सरकारी लगे हुए हैं, अब आप पेड़ को काटते चले जाओ सर। झीलें हैं, झीलों को बच्चे पाटते चले जाइए, तो फिर ये नेचर का क्या होगा? दुरुपयोग होगा, इसे भी ना करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और उससे ज्ञानार्जन का बच्चे क्या करें? सुधार की भावना प्रकट करें। नेक्स्ट है बच्चे सार्वजनिक संपत्ति, यहाँ पर ये भी याद रखना, जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं उन्हें आप सुरक्षित रखने का प्रयास करें, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है। जैसे एग्जाम्पल है, गांव में सरकारी स्कूल बना है, पता लगा सरकारी स्कूल में शीशे लगाए गए थे, पता लगा गांव का एक आदमी निकला और उठा के बच्चे ना ईंट और कंकड़ उठा के ना शीशे पर मार दिया तो शीशा टूट गया। तो ये जो सार्वजनिक संपत्ति है ये आपको अधिकार नहीं दिया, शीशा तोड़ने का अधिकार नहीं है बच्चे, क्लियर। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के क्षेत्रों में उत्कर्ष और निरंतर बढ़ते रहो और बच्चे उसकी ऊंचाइयों को छुओ, क्लियर हो जाएगा। व्यक्तिगत का
मतलब हम स्वयं बच्चे, और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए कई सारे लोगों को मिलाकर, उसे भी आप निरंतर लेकर चलते रहो बच्चों। लास्ट 11वां बचता है, वही 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चों को हमने फंडामेंटल राइट्स में बच्चे शिक्षा का अधिकार दिया था, वहाँ पर यहाँ पर ये लिखा गया बच्चे कि उन सारे बच्चों को स्कूल भेजने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ड्यूटीज़ होती है, वो माता पिता निभाएंगे। हमारा काम था, यानी सरकार ने कहा हमारा काम है आपको अधिकार दे देना, और उस अधिकार का पालन करने का अधिकार अब आपका हुआ बच्चे। आपकी ड्यूटी हुई कि जो चीज़ें हमने दी है आप उसका भरपूर लाभ ले जाओ बच्चे। यही हमारा फंडामेंटल क्या था बच्चे, ड्यूटीज़ था। क्लियर हो जाएगा। तो आपको भी पता है इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ये काम खत्म हुआ बच्चे हमारा। अगला जो हमने चैप्टर बताया था शुरू करेंगे बच्चे, वो होगा हमारी पार्लियामेंट से संबंधित होगा। तो अगला हेडिंग डालेंगे बच्चे संविधान की विशेषताएं। अगला हेडिंग डालेंगे बच्चे संविधान की, अगला हेडिंग डालेंगे संविधान की विशेषताएं। अगला हेडिंग डालेंगे संविधान की विशेषताएं बच्चे, अगला हेडिंग डालेंगे संविधान की विशेषताएं। क्लियर हो जाएगा। और संविधान की विशेषता में जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, वो पढ़ेंगे राज्य। अब मैंने बताया था राज्य, राज्य को क्या कहते हैं, स्टेट। क्या कहते हैं बच्चे, स्टेट। अब ध्यान से सुनना, आर्टिकल 12 में मैंने कहा था राज्य की परिभाषा। अब राज्य की परिभाषा में मैंने कहा था कि भाई पार्लियामेंट भी आती है, यानी संघ का सारा कार्यपालिका विधायिका, राज्य की कार्यपालिका विधायिका, लेकिन न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं था बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो देखो राज्य बच्चे हम देश को कहते हैं, राष्ट्र को कहते हैं, यूपी बिहार वाला नहीं होता है बच्चे राज्य। क्लियर हो जाएगा। तो राज्य किसी भी बच्चे समाज की जो राजनैतिक, या सीधा सा एक डेफिनेशन लिख लो, किसी समाज की राजनीतिक संरचना को दर्शाता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर संरचना को दर्शाता है। कौन दर्शाता है बच्चे, राज्य दर्शाता है। किसी समाज की राजनीतिक संरचना को दर्शाता है बच्चे। कौन दर्शाता है, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ। क्लियर हो जाएगा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है बच्चे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी। ठीक है, लिख देना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ, या एनी सोसाइटी। ठीक है, याद रखिएगा बच्चे पॉइंट। किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना को दर्शाता है कौन बेटा, राज्य दर्शाता है। कौन दर्शाता है, राज्य बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब ये जो बच्चे राज्य है, क्लियर हो जाएगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसे ध्यान से देखना, यही समझने वाला है बच्चे। यहाँ पर जो राज्य है वो अमूर्त है। क्या है बच्चे, अमूर्त है। अब अमूर्त का मतलब है बच्चे कि जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता। क्या राज्य हमको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, बट राज्य की जो सरकार है, राज्य की जो सरकार है बच्चे, वो हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन बच्चे जो राज्य है वो क्या है, अमूर्त है, यानी कि बच्चे दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए बच्चे किसी समाज की राजनीतिक संरचना को दर्शाता है कौन, स्टेट। और स्टेट जो होता है वो क्या होता है, अमूर्त होता है बच्चे, दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर इसी राज्य के गवर्नमेंट की बात करोगे, सरकार की बात करोगे, तो मूर्त होती है बच्चे, यानी कि सरकार हमको दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल वर्तमान में संघ की सरकार है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार है, और राज्य में बच्चे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन राज्य हमको नहीं दिख रहा है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। नामकरण हमको दिख रहा है बस। तो अमूर्त होता है बच्चे, दिखाई नहीं देता। और इसमें बच्चे जो कार्य करने वाले लोग हैं, यानी सरकार है, कार्यपालिका है, सरकार है बच्चे, कार्यपालिका है, और नौकरशाही है। सरकार है बच्चे, कार्यपालिका है, और नौकरशाही है। क्लियर हो जाएगा बच्चे। ये हमारे बच्चे राज्य में सारे के सारे लोग क्या करते हैं, तो आपका रिजल्ट होगा सर वर्क करते हैं, यानी कार्य करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। और बच्चे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो राज्य है, ठीक है,
राज्य की जो सरकार होती है, सरकार बच्चे मूर्ति होती है, दिखाई देती है। सरकार दिखाई देती है बच्चे, जैसे कहते नहीं आप लोग इस समय केंद्र में मोदी सरकार है, ठीक है, देख लीजिएगा। मैंने कहा कि बच्चे नया चैप्टर है ये, ठीक है। संविधान की विशेषताओं में पहला पॉइंट हमने राज्य लिखा। यहाँ राज्य यूपी बिहार की तरह नहीं है, ठीक है। राज्य किसी समाज की राजनीतिक संरचना, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एनी सोसाइटी को दर्शाता है बच्चे। अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर कार्य करने वाले लोग कार्य सरकार होती है बच्चे, कार्यपालिका होता है और नौकर शाही होते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और जो राज्य बच्चे, जो राज्य की सरकार होती है, ये मूर्त होती है बच्चे, हमको दिखाई देती है। जैसे इस समय हम कह रहे हैं बच्चे कि हमारे देश में किसकी सरकार है, मोदी जी की सरकार है बच्चे, ठीक है। इसको नोट करो सारे बच्चे। राज्य अमूर्त होता है, लेकिन जो राज्य की सरकार होती है वो क्या होती है, मूर्ति होती है बच्चे। एक विजिबल, एक इनविजिबल, ये याद रखिएगा। मुझे लगता है यहां तक डन है सारे बच्चों को। तो बस आपको यहां से 2 पॉइंट्स याद रखना है। राज्य यूपी बिहार वाला है नहीं सर, संघ ही है, भारत राज्यों का एक क्या है, संघ। और इसमें बच्चे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को दर्शाता है बच्चे। जो राज्य में सरकार होती है वो दिखाई देती है, जैसे मोदी सरकार है या बच्चे योगी सरकार है। और बच्चे राज्य जो खुद में होता अमूर्त होता है, दिखाई नहीं देता, लेकिन यहाँ पर कार्य करने वाले लोग हमको दिखाई दे सकते हैं बच्चे। क्लियर हो जाएगा। अब बच्चे जो राज्य होती है, राज्य बनने के लिए 4 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। यानी राज्य तब बनता है जब उसके सामने 4 चीजें हों बच्चे। क्लियर। इसीलिए सर राज्य बनने के लिए कितने एलिमेंट की आवश्यकता होती है, तो आप रिजल्ट लगाओगे सर 4 एलिमेंट। तो यहां पर लिखते हैं अगला पॉइंट बच्चे, राज्य बनने के लिए 4 एलिमेंट, कितने एलिमेंट चाहिए, कितने तथ्य चाहिए बच्चे, 4 चाहिए। क्लियर हो जाएगा। अब भाई राज्य है तो राज्य में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा पॉपुलेशन होगा यार, जनसंख्या होगी। क्या होगी बच्चे, जनसंख्या होगी। यह याद रखिएगा आप लोग। यानी राज्य में जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जनसंख्या होगा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो होगा वो ट्रीटी होगा बच्चे। क्या हो जाएगा, ट्रीटी होगा। क्षेत्र होगा बच्चे। जनसंख्या के बाद क्या होगा, क्षेत्र होगा। क्लियर हो जाएगा। पहला एलिमेंट हो गया जनसंख्या, दूसरा हो गया ट्रीटी, और तीसरा जो हमारा एलिमेंट होगा बच्चे वो हमारा एलिमेंट गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट का मतलब बच्चे सरकार होगा। क्लियर। और जो चौथा एलिमेंट होगा सबसे इंपॉर्टेंट है, संप्रभुता होगा बच्चे। सोवेरिन। एक राज्य को बनने के लिए 4 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। पहला है जनसंख्या, दूसरा है आपका ट्रीटी बच्चे, क्षेत्र, तीसरा है गवर्नमेंट यानी सरकार, संप्रभुता होना चाहिए। भाई ये सरकारें किसी भी कार्य को करने के लिए क्या है, फ्री है बच्चे। कोई बाहरी देश इनको रोक नहीं सकता। क्लियर। ये ध्यान से देख लीजिएगा। राज्य बनने के लिए कितने एलिमेंट, अब यहां से 3 क्वेश्चन। जो राज्य की सरकार होती है वो मूर्ति होती है, क्या मूर्ति, तो आपका रिजल्ट होगा सर मूर्ति होती है, दिखाई देती है। लेकिन बच्चे जो राज्य है वो क्या है स्वयं में, तो आप बोलोगे अमूर्ति है। क्लियर। राज्य बनने के लिए कितने एलिमेंट चाहिए, तो आप बोलोगे सर 4 चाहिए। हमने पूछा सर फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा उस पॉपुलेशन का बच्चे ट्रीटी होना चाहिए। देखिए यूपी बॉर्डर, एमपी बॉर्डर है ना, राजस्थान बॉर्डर बच्चे, हमारे देश का भी बॉर्डर है, बगल में पाकिस्तान, बगल में चीन। क्लियर। कि जितनी भाई आपके क्षेत्र हैं आपकी है, और उस क्षेत्र के अंदर जितनी भी जनसंख्या है वो सारी आपकी हो गई, और उस जनसंख्या से बनी गवर्नमेंट आपकी हो गई, और आपकी गवर्नमेंट कुछ भी करने के लिए फ्री है। और ये आपकी क्या हो गई, संप्रभुता होगी। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा तिब्बत को लेकर, बेटा इतना नोट कर लो और बताओ इतनी बात समझ में आई। सारे बच्चे बताएंगे इतनी बात समझ में आ गई होगी।
अब ध्यान से दो क्वेश्चन देख लो यहां पर। पहले आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है और कई बार ये छोटा सा क्वेश्चन बेटा, अभी मैंने कहा यहां जो राज्य है वो कोई पर्टिकुलर यूपी बिहार वाला क्षेत्र नहीं है बच्चे, देश की बात हो रही है। तो यहां पर अगर दो क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, सारे बच्चे दो क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखेंगे हेड ऑफ स्टेट, सिर्फ स्टेट, राज्य का प्रमुख। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने है, और दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चे, एक माइनर सा डिफरेंस है, हेड ऑफ स्टेट्स, राज्यों का प्रमुख। दोनों का आंसर दीजिए बच्चे, मैं ना 1 मिनट आपको दे रहा हूं। सारे बच्चे दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे ताकि कंफ्यूजन यहीं दूर हो जाए। हेड ऑफ स्टेट का प्रमुख कौन होता है, आप बताओगे बच्चे। हेड ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का प्रमुख कौन होता है, ये आप रिजल्ट दो जल्दी से, सारे बच्चे दो, और मैं चेक करूंगा कितने बच्चों ने आंसर दिया था। क्लियर, जल्दी से बच्चे। दो क्वेश्चन है, हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रमुख, और दूसरा मैंने क्वेश्चन लिखा हेड ऑफ स्टेट्स, राज्यों का प्रमुख। उम्मीद है बच्चे। अब अगर सिर्फ ये ध्यान रखना है, हिंदी में तो बच्चे बस हो सकता है राज्य का भी प्रमुख दे दे, कंफ्यूज कर सकता है। तो अगर आपको कभी भी इंग्लिश में आ जाए बच्चे कि हेड ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है, तो हेड ऑफ स्टेट होता है हमारा राष्ट्रपति। कौन होता है बच्चे, राष्ट्रपति होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है। और राज्यों का जो प्रमुख होता है बच्चे, वो हमारा होता है गवर्नर होता है। कौन होता है, गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। अब ध्यान से दोनों क्वेश्चन देख लो। हेड ऑफ स्टेट, राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति। हेड ऑफ स्टेट्स, राज्यों का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। और एजेंट किसका होता है, राज्यपाल। तो आप बताओगे सर राष्ट्रपति का एजेंट होता है, जो राज्यों का क्या होता है, प्रमुख होता है। क्लियर हो जाएगा। तो राज्याध्यक्ष बच्चे राज्यपाल, और राष्ट्राध्यक्ष कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। और किसके एजेंट के रूप में राज्यपाल काम करता है राज्यों में, तो आप रिजल्ट लगाना सर प्रेसिडेंट। नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की, तो आपका रिजल्ट होगा राष्ट्रपति करता है बच्चे। किसकी सलाह पर करता है राज्यपालों की नियुक्ति, तो आप बताओगे सर संघ सरकार की सलाह पर करता है। ठीक है। संघ सरकार को ही यूनियन बच्चे गवर्नमेंट कहते हैं, या केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। इतनी बात बताओ समझ में आ गई। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, दोनों क्वेश्चन की विशेषताएं देख लो बच्चे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा बच्चे कि राज्य को बनने के लिए 4 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। पहला पॉपुलेशन, दूसरा ट्रिटी बेटा, तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा सोवेरिन बच्चे, यानी कि संप्रभुता भी चाहिए, सरकार भी चाहिए, और क्षेत्र भी चाहिए, और जनसंख्या भी चाहिए। एक एग्जाम्पल दे देते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, नोट पॉइंट होगा यहाँ पर। अब इस नोट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पर एक बात रखते हैं ना, तिब्बत। सारे बच्चों ने नाम सुना होगा, तिब्बत है बच्चे। अब तिब्बत का पहला है, क्या तिब्बत के पास जनसंख्या नहीं है, यस सर है, जनसंख्या इसकी पॉपुलेशन है। दूसरा है, क्या तिब्बत का क्षेत्र नहीं है, यस सर क्षेत्र भी है। तिब्बत की अपनी क्या सरकार है, यस सर सरकार भी है। किसके नेतृत्व में है, दलाई लामा के नेतृत्व में है। क्लियर हो जाएगा। अब मैंने कहा कि जनसंख्या भी है, और जनसंख्या का क्षेत्र भी, और जनसंख्या की सरकार है। यानी कि अगर सरकार को काम करना है तो पहली चीज तो संप्रभुता होनी चाहिए। लेकिन बच्चे तिब्बत के पास यही तो नहीं है, यानी इस गवर्नमेंट को वहां पर कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि बच्चे तिब्बत पर अधिकार किसका है, चीन का अधिकार है बच्चे। यानी यहां पर जो कानून जबरदस्ती बनाया जा रहा है वो किसके द्वारा, चीन के द्वारा है। तो क्या तिब्बत संप्रभु हुआ, तो आप कह सकते हो सर तिब्बत क्या नहीं है, राज्य नहीं है। इसके पास 4 एलिमेंट नहीं है। कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं। जनसंख्या भी है, क्षेत्र भी है, सरकार भी है, बट संप्रभुता नहीं है। क्लियर। अब बताओ, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत के पास ये चारों फैसिलिटी हैं बेटा। क्लियर हो जाएगा, देख लीजिए।
हांगकांग भी सेम है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चे। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब अगला हेडिंग होगा बच्चे सरकार का अंग। अगला हेडिंग होगा बच्चे सरकार का अंग। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे सरकार का अंग, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जल्दी से डालिएगा, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का अंग बच्चे। और आपको पता है सर कि कितने पिलर होते हैं? 3 अंग होते हैं बच्चे सरकार के। कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है बच्चे कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, ठीक है, तीसरा अंग क्या होता है? तो आपका रिजल्ट होगा सर न्यायपालिका। तीसरा अंग क्या होगा? न्यायपालिका बच्चे, है ना। ध्यान से देख लीजिएगा। पहले कार्यपालिका को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं बच्चे, लेजिस्लेचर बोलते हैं इसको, ज्यूडिशरी, कितने अंग होते हैं? हाँ, एक चीज और याद रखिएगा सर, जो हमारा चौथा अंग माना गया है, चौथा अंग माना गया है बच्चे, उसे कहते हैं प्रेस मीडिया, क्योंकि मीडिया समाज का आईना होती है, मीडिया समाज का आईना। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या संविधान में भी 4 अंग या 4 पिलर की बात की गई है, तो आपका रिजल्ट होगा नहीं सर। हम चौथा स्तंभ मानते किसको हैं बच्चे? मीडिया को, प्रेस को मानते हैं। लेकिन हमारे संविधान में सिर्फ 3 ही अंग के प्रावधान किए गए हैं, प्रावधान किए गए, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव बेटा, विधायिका यानी लेजिस्लेचर बच्चे, और न्यायपालिका यानी कि ज्यूडिशरी की बात की गई है। अन्य किसी बच्चे पिलर की बात नहीं की गई है। लेकिन हम चौथा स्तंभ मानते, आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत देश में बच्चे चौथे पिलर के रूप में कौन मशहूर है, तो आपका रिजल्ट होगा प्रेस। क्योंकि बच्चे ये हमारा जो है पूरा प्रेस जुड़ा होता है किससे? कार्यपालिका से जुड़ा होता है, एग्जीक्यूटिव से, और ये समाज का आईना है। अच्छाई और बुराई के बारे में हमें जानकारी देता है कौन बच्चे? प्रेस ही तो देता है। सुबह सुबह न्यूज़पेपर आप किस लिए पढ़ते हो? ताकि आस पड़ोस की सारी खबरों की हमें जानकारी मिल जाए बच्चे। अब देखो, कार्यपालिका जो होती है बच्चे, यहाँ पर मंत्री होते हैं। कार्यपालिका में कौन होते हैं? मंत्री। अब मंत्री में बात किया जाए, अगर संघ की बात किया जाए तो पीएम होते हैं और बहुत सारे कैबिनेट होते हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। फिर अगर विधायिका की बात किया जाए तो यहाँ पर सदन होते हैं बच्चे। सदन का मतलब हाउस होते हैं बच्चे, एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। और यहाँ पर बच्चे न्यायपालिका होती है, एक सुप्रीम कोर्ट होती है और एक हाई कोर्ट होती है बच्चे, और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। कौन सी कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बेटा, क्लियर। मंत्री की बात होगी तो मंत्री बच्चे ये हो जाते हैं, क्लियर। जो चीजें यहां पर लिखा है, ठीक है, वही चीजें बच्चे राज्य सरकार में भी होती हैं, क्लियर हो जाएगा। अभी मैं दोनों को अलग अलग लिख दूंगा बेटा। ये मान लो संघ की बात किया तो संघ सरकार में भी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो जब संघ सरकार की बात करोगे तो सुप्रीम कोर्ट की ही सिर्फ बात करेंगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा। और अगर यहीं पर राज्य की बात करेंगे तो राज्य में भी कार्यपालिका होगा, लेकिन पीएम की जगह सीएम होगा, क्लियर हो जाएगा बच्चे। विधायिका होगी तो वहां पर बच्चे संसद है,
ये अपर हाउस है और लोअर हाउस है। और राज्य में राज्य विधानमंडल होगा बच्चे, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी बच्चे, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। और न्यायपालिका जो राज्य में होगी आपको भी पता है, हाई कोर्ट होगी और उसके अधीन होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अधीन क्या होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी बच्चे। तो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अंग है किसका, सरकार का, चाहे केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्य की हो। और ये तीनों हमारे अंग हो गए बच्चे। चौथे पिलर संविधान में नहीं लिखा है, फिर भी हम चौथा स्तंभ किसको कहते हैं, प्रेस को कहते हैं। अब बताओ इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, इसको देख लो सारे बच्चे। और हाँ सर, समाज जो है बच्चे, जैसे मैंने कहा ना समाज का है ना, समाज एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है बच्चे, समाज एक दूसरे के सहयोग से ही चलता है। ये बात भी आप सारे बच्चे याद रखिएगा, क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चे सरकार के कितने अंग होते हैं, तो आपका रिजल्ट होगा सर 3। संविधान में कितने अंग का प्रावधान है, 3, लेकिन चौथा अंग माना किसे गया है, तो आपका रिजल्ट होगा सर मीडिया को माना गया है, प्रेस को माना गया है। समाज का आईना है और समाज एक दूसरे के सहयोग से चलता है बच्चे, क्लियर। अब पहला क्वेश्चन होगा कि सर ये जो कार्यपालिका है ये कार्य क्या करती है बच्चे। अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है बच्चे कानून को लागू करना। कानून को क्या करना बच्चे, लागू करना, क्लियर हो जाएगा। कानून को लागू करना पहला काम होता है कार्यपालिका का। और दूसरा होता है बच्चे पॉलिसी मेकिंग, यानी कि नीतियां बनाना। कार्यपालिका काम क्या होता है बच्चे, नीतियां बनाना। मेकिंग पॉलिसी। जैसे बच्चे अभी हमारे देश में कोविड-19 है, अब कोविड-19 के लिए देखो सर नीतियां बनाने का काम सरकारें कर रही है कि नहीं कर रही है। तो सरकार जो है, मंत्री लोग किधर आएगा, कार्यपालिका में ही तो आएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ये चीजें फॉलो नहीं हो रही हैं, अभी मैं बताऊंगा, तो फिर न्यायपालिका भी तो आ जाती है बच्चे बीच में। यानी ये तीनों जितने भी सरकार के अंग हैं, जिसमें कार्यपालिका है और न्यायपालिका है और विधायिका है, इन तीनों के कार्य भी अलग अलग हैं और तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे की देखरेख करती रहती हैं बेटा। कानून बना, उल्लंघन हुआ, न्यायपालिका, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा, नोट कर लो। और हाँ बच्चे, इसी कार्यपालिका में ही सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेशन बच्चे, यानी कि प्रशासनिक अधिकारी भी इसी में आ जाते हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा अस्थाई और अस्थाई, जैसे आईएएस बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये प्रशासनिक अधिकारी है और ये अस्थाई होते हैं गवर्नमेंट में, यानी कार्यपालिका का जो अस्थाई व्यक्ति होता है वो प्रशासनिक अधिकारी होता है बच्चे, और इसमें आएगा आईएएस, क्लियर हो जाएगा। तो कार्यपालिका बच्चे कानून को लागू करती है और नीतियां बनाती है, मेकिंग पॉलिसी बच्चे। जैसे कोविड-19 पर आजकल देख रहे हो दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ किया जा रहा है, क्लियर हो जाएगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरा होता है बच्चे लेजिस्लेचर, क्लियर हो जाएगा। अब इसका काम है कानून को लागू करना, तो कानून बनाने का जो काम होगा बच्चे वो हमारी विधायिका का होगा। कानून बनाने का कार्य किसका होगा, विधायिका का होगा बच्चे, ठीक है। तो लिख देना विधायिका कानून बनाना, मेकिंग ऑफ लॉ। कानून बनाने का काम किसका होता है, विधायिका का होता है बच्चे। अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका की, कि न्यायपालिका भाई क्या करते हैं, ज्यूडिशरी क्या करती है बच्चे। अब ज्यूडिशरी जो है बच्चे संविधान का संरक्षक है, संविधान का क्या है, संरक्षक है। गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन बच्चे, ठीक है, या गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है, पहला पॉइंट हो गया संविधान का संरक्षण। दूसरा होता है बच्चे आपका कानून की जांच करना, और तीसरा बच्चे फंडामेंटल राइट्स, आपको मैं पढ़ा ही चुका हूं पूरा का पूरा। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की क्या करना, रक्षा करना बच्चे, इनका होता है फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना। ये काम हमारे ज्यूडिशरी का होता है। आगे पढ़ेंगे, सब एक एक पढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स जान जाइए बच्चे, ताकि वहां हम जब बोले तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, देख लो, कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू कराना और मेकिंग पॉलिसी यानी नीतियां बनाना बच्चे। विधायिका लेजिस्लेचर का काम होता है मेकिंग ऑफ लॉ, कानून बनाना बेटा, और अगर इसी कानून का उल्लंघन होगा तो उसकी जांच करने के लिए हमारी ज्यूडिशरी होती है, न्यायपालिका होती है बच्चे। संविधान का संरक्षक है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कानून की जांच करना होता है बच्चे, एग्जामाइन ऑफ लॉ, और फंडामेंटल राइट्स की क्या करना, रक्षा करना बच्चे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की क्या करना, रक्षा करना। टू एग्जामाइन ऑफ लॉ, टू एग्जामाइन ही होगा बच्चे ऑफ लॉ। जल्दी से नोट करिए। ठीक है, और मैंने बच्चे राज्य की नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 38 पढ़ाया था, और मैंने कहा था सरकार का लक्ष्य होता है बच्चे पब्लिक वेलफेयर, यानी लोगों को कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, जिससे उनके राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर में सुधार हो सके बच्चे। इसीलिए कार्य करती है हमारी सरकार। तो सरकार का जो उद्देश्य होता है बेटा, वो उद्देश्य होता है गवर्नमेंट का हमारे कि बच्चे पब्लिक वेलफेयर की बात की गई। आर्टिकल 38 में हमने पब्लिक वेलफेयर की बात की थी बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, कार्यपालिका, अब थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं। कार्यपालिका को बच्चे इंग्लिश में क्या कहते हो, तो आपका रिजल्ट होगा सर एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अब एग्जीक्यूटिव। अब ध्यान से देखिएगा, दो होती है बच्चे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यानी कि केंद्रीय कार्यपालिका। ठीक है, अब केंद्रीय कार्यपालिका की अगर हम बात करें बच्चे, तो इसमें भी दो तरीके से आपके होते हैं बच्चे। एक होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यानी कि अस्थाई कार्यपालिका। कौन सी कार्यपालिका, अस्थाई, और इसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं बच्चे, आईएएस अधिकारी होते हैं। क्लियर हो जाएगा भाई। एक बार आईएएस एग्जाम दे दिया, क्रैक कर दिया, और अगर आप आईएएस ऑफिसर्स हो जाते हो तो जितने एज की रिटायरमेंट ही है उस बच्चे एज की रिटायरमेंट तक आप बच्चे कार्य करते रहोगे, तो आप अस्थाई एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो गए बच्चे। क्लियर हो जाएगा। और यहीं पर होता है नॉन परमानेंट बेटा, क्लियर हो जाएगा। अब ये परमानेंट हो गया तो ये नॉन परमानेंट हो जाएगा बच्चे एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब ये जो नॉन परमानेंट होगा ये अस्थाई है कि अस्थाई है, तो आपका रिजल्ट होगा सर ये अस्थाई कार्यपालिका है। और अस्थाई कार्यपालिका में सारे के सारे होते मंत्री बच्चे। क्या होते, मंत्री, पीएम साहब होते हैं बच्चे, और सारे के सारे बेटा अन्य मंत्री होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, अन्य मंत्री। अब इनका कार्यकाल कितने साल का, 5 साल का है बेटा। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था भाई। 5 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कोई अगला मंत्री
मंत्री बन जाएगा। अब ऐसा तो सिस्टम है नहीं, सरकार बदल गई, पता लगा सारे आईएएस ऑफिसर भी बच्चे, इनका ट्रांसफर हो सकता है, जगह स्थान बच्चे चेंज किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं भाई मंत्री जी खत्म तो आईएएस ऑफिसर भी बच्चे उनके पद खत्म, क्या ऐसा होता है? नहीं होता है बच्चे। तो यहां पर भी बच्चे देख लीजिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में, केंद्रीय कार्यपालिका में भी दो प्रकार की कार्यपालिका, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई में सरकार होती है, मंत्री होते हैं बच्चे, या सरकार भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन बच्चे उसमें व्यक्ति विशेष की बात की गई है, पार्टी विशेष की भी बात की गई है। तो यहां पर जब सेंट्रल की बात हो गई तो यहां पर बच्चे स्टेट एग्जीक्यूटिव होगा। फिर किसकी बात करेंगे? स्टेट की बच्चे, यानी राज्य कार्यपालिका। और यहां पर पीएम था बच्चे, यहां पर आपको भी पता है सर दो प्रकार की होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है और नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है। इसमें भी बच्चे राज्य की सरकार आ जाएगी, तो राज्य की सरकार आएगी तो राज्य के मंत्री आएंगे, और इसमें बच्चे सीएम, और इसमें भी राज्य के अन्य मंत्री हो जाएंगे। और परमानेंट में बच्चे स्टेट ऑफिसर्स होंगे बच्चे, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी होंगे बच्चे, राज्य के प्रशासनिक अधिकारी होंगे, नोट कर लो। या स्टेट के नौकरशाह भी बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं बच्चे। अभी मैं बता देता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर बच्चे, लॉ और ऑर्डर को कैसे संभाला जाता है, पूरा एक सीरीज में बना दे रहा हूं अभी तुरंत बच्चे, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कार्यपालिका दो प्रकार की, सेंट्रल की अलग और स्टेट की अलग बच्चे। सेंट्रल में भी दो है, परमानेंट है, नॉन परमानेंट है, स्टेट में भी परमानेंट है और नॉन परमानेंट है बेटा, क्लियर हो जाएगा। जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी होंगे बेटा वो सारे के सारे अस्थायी होंगे, बट हमारी गवर्नमेंट हर 5 साल के बाद क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ये कार्यपालिका हो गया हमारा। उम्मीद है सारे बच्चों का नोट हो गया होगा। अब एक नोट डाल दीजिएगा सारे बच्चे, नोट। और अपने यूपी की ही बात कर लें नोट में बच्चे। यूपी में एक सरकार होती है, आपको भी पता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब सरकार में है तो यहाँ सीएम होगा, और सीएम के साथ साथ बहुत सारे बच्चे क्या होंगे? अन्य मंत्री होंगे बच्चे, क्लियर हो जाएगा। सीएम होंगे बच्चे और बहुत सारे अन्य मंत्री होंगे। ये जो अन्य मंत्री हैं बच्चे, इन अन्य मंत्रियों में सबसे बड़ा जो मंत्री होगा वो कैबिनेट मिनिस्टर होगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। और आपको भी पता है बच्चे, इन सारे मंत्रियों को सरकार में बहुत सारे विभाग दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? विभाग। अब एक विभाग की बात कर लिया जाए बच्चे, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर का नाम सारे बच्चों ने सुना होगा। जितना भी राज्य का लॉ और एंड ऑर्डर होता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, कानून और बच्चे आदेश होता है, वो सारा का सारा होम मिनिस्ट्री में ही तो आता है। तो एक राज्य में बच्चे केंद्र का भी गृह मंत्री होता है, और इस समय एट द टाइम केंद्र के संघ के गृह मंत्री हैं बच्चे मिस्टर अमित शाह, या माननीय अमित शाह, हानेबल अमित शाह बच्चे, क्लियर हो जाए। राज्य में भी बच्चे गृह मंत्री हैं, तो राज्य में जो गृह मंत्रालय का विभाग है बेटा, वो स्वयं हमारे मुख्यमंत्री ने अपने पास रख रखा है। यानी कि अगर बच्चे कोई भी प्रशासनिक लापरवाही होगी तो सीधा सा बच्चे कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल होगा कौन? गृह मंत्री होगा। और आपको पता है कि एट द टाइम उत्तर प्रदेश में गृह मंत्रालय बच्चे योगी जी यानी सीएम साहब ने स्वयं अपने पास रखा है। अब राज्य में कितना गृह मंत्री हो गया भाई? एक। और गृह मंत्री के ही अधीन बच्चे सरकार में एक होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अब ये जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, ये राज्य में कितना होता है? एक होता है। डीजीपी बोलते हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा, डीजीपी बच्चे, क्लियर। और यही लोग बच्चे लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं। लिख देते हैं बच्चे यहां पर, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है बच्चे, ठीक है। कैसे ये लोग अस्थाई मेंबर्स काम करते हैं। अब देखो, ये तो अस्थाई है,
गृह मंत्री तो आने 5 साल में चेंज होते रहते हैं, ये भी बच्चे हैं, मान लो आज इनकी गवर्नमेंट में ये डीजीपी हैं तो अगले में कोई और हो जाएगा, तो फिर ये कोई और कार्यभार देखेंगे बच्चे, या ये रिटायरमेंट हो जाते हैं, आपको भी पता प्रमोशन पर बनते हैं। अब डीजीपी के बाद जो बच्चे रैंक होती है वो आईजी की रैंक होती है, क्लियर हो जाएगा। अब आईजी का जो फुल फॉर्म होता है इसे कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल। और बच्चे आईजी आपको पता होना चाहिए कि जोन में, ये पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से है बच्चे, जोन में आईजी होता है, आईजी का फुल फॉर्म जो होता है इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। अब आईजी के नीचे होते हैं डीआईजी बच्चे, कौन होते हैं बच्चे, तो डीआईजी में डिप्टी लगा लोगे बस, कोई फर्क नहीं है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। अब डीआईजी जो होते हैं वो कहाँ बैठते हैं, मंडल में होते हैं बच्चे, एक मंडल में एक डीआईजी, एक जोन में एक आईजी, और पूरे राज्य में कौन होगा, डीएसपी होगा बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब जो डीआईजी होगा सर, डीआईजी के नीचे जो होते हैं वो एसएसपी होते हैं बच्चे, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्लियर हो जाएगा, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और जो एसएसपी होता है बच्चे, ये आपको भी पता है जिले में एक होता है, क्लियर हो जाएगा। जिले में क्या होता है, एक। महानगरों में आपको पता है, बड़ा शहर है तो महानगरों में एसएसपी हो जाते हैं, और अगर छोटा जिला है तो वहाँ एसपी होते हैं बच्चे, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, गृह मंत्री सरकार चलाता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। उसके साथ में जो बच्चे उनके रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं वो इनके माध्यम से करवाते हैं, ये सारे परमानेंट हैं बेटा। डीजीपी एक राज्य में होता है, आईजी जोन में होते हैं बच्चे, जोन वाइज पुलिस डिपार्टमेंट में जोन बांटा गया है बेटा, और इन्हें कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल। डीआईजी मंडल में बैठता है और इन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में होता है एसएसपी। डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है बच्चे, एसएसपी। फिर इसी को आप लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा। अब एसएसपी के बाद जो होता है बच्चे वो एसपी होता है, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, और एसपी के साथ साथ एएसपी भी होते हैं बच्चे, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, क्लियर हो जाएगा। एसपी को कहते हैं सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इनको कहते हैं एएसपी बच्चे, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ये सब आईपीएस अधिकारी होते हैं बच्चे, ठीक। फिर उसके बाद होते हैं बच्चे डीएसपी, डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और इसी को बोला जाता है सीओ। सीओ का मतलब सर्किल ऑफिसर बेटा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो, एएसपी असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके नीचे होते हैं डीएसपी, सीओ होता है बच्चे सर्किल ऑफिसर। अब इनके नीचे होते हैं इंस्पेक्टर। कोतवाल का नाम सुना होगा बच्चों ने, है ना, देहात कोतवाली, शहर कोतवाली। तो इंस्पेक्टर जो होते हैं वो कोतवाल साहब लोग होते हैं बच्चे, इनको इंस्पेक्टर बोला जाता है, क्लियर हो जाएगा। अब कोतवाल साहब के बाद जो होते हैं वो होते हैं बच्चे एसआई। कौन होता है, एसआई को हम कहते हैं सब इंस्पेक्टर। थाना अध्यक्ष का नाम सुना होगा बच्चे, थाना अध्यक्ष लेवल पर होते हैं हमारे सब इंस्पेक्टर होते हैं, क्लियर हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर के बाद बच्चे आपको पता है इसके नीचे हो जाता है क्या, एएसआई बच्चे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्लियर। अब एसआई के आगे चलते हैं, सीरीज बना लेना सारे बच्चे कॉपी में। एसआई के बाद जो होता है बच्चे एएसआई होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं बच्चे। अब एएसआई के बाद जो पोस्ट होती है वो होती है बच्चे हेड कांस्टेबल की। क्या होता है, हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे कांस्टेबल, और उसके सबसे नीचे होता है होम गार्ड। कौन होता है बच्चे, होम गार्ड होते हैं, क्लियर हो जाएगा। ये होता है बच्चे रूल रेगुलेशन बनाने का काम ये लोग करते हैं बच्चे। फॉलो करवाता है कौन, ये अस्थाई एग्जीक्यूटिव बच्चे, मैंने आपको बता दिया। डीजीपी, डीजीपी के बच्चे राज्य में एक, फिर आईजी जोन में एक, डीआईजी मंडल में एक, एसएसपी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एसपी एएसपी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बच्चे। उसी के बाद सीओ मैंने बता दिया, इंस्पेक्टर बता दिया, सब इंस्पेक्टर बता दिया, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो गया, हेड कांस्टेबल हो गया, कांस्टेबल हो गया। ये पूरा का पूरा पुलिस महकमा। अब एक बच जाता है डीएम।
अब ये तो सिर्फ पुलिस विभाग लॉ एंड ऑर्डर को है, इसी में एक राजा बैठा होता है बच्चे जिसे आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हो, और ये एक आईएएस अधिकारी होता है। क्लियर हो जाएगा। और आपको पता है ये जिले के सभी विभागों में इंटरफेयर कर सकता है बच्चे, जिसका नाम होगा डीएम साहब। क्लियर हो जाएगा। ये मैंने सीरीज बता दी आपको। इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं? पूरा मैंने प्रशासनिक विभाग बता दिया कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर को समझाया जाता है, और यही एक दूसरे को आदेश देते रहते हैं बच्चे, यही एक दूसरे को आदेश देते रहते हैं। क्लियर हो जाएगा। यही एक दूसरे को आदेश देते रहते हैं बच्चे। ठीक है। अगला हेडिंग होगा, हमारी कार्यपालिका का भी काम खत्म हुआ। अब अगला होगा लेजिस्लेचर बच्चे, विधायिका। विधायिका को क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं बच्चे। इसे भी दो टुकड़ों में बांटा गया है, विधायिका को भी दो टुकड़ों में बांटा गया है बच्चे। केंद्र की जो विधायिका होगी सर, वहाँ संसद होगा, और आपको पता है सर संसद में राष्ट्रपति होता है, हालांकि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लोकसभा होता है। और अब जो है बच्चे लोकसभा की जो मैक्सिमम सीट थी वो घट गई है सर, 552 से अब मैक्सिमम सीट 550 हो गई है। 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया, तो यहां पर अब चेंज कर लीजिएगा। और बच्चे एट द टाइम यानी वर्तमान में कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में आपको पता है सर कि 500 कितनी थी बच्चे, बताएगा कोई जल्दी से? वर्तमान में 545 थी बच्चे, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन थे, तो वर्तमान में इनकी संख्या घटकर कितनी हो गई? 543 हो गई, और ये घटकर बच्चे 550 हो गए। क्लियर हो जाएगा। फिर बात है बच्चे, अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट हो सकती है वो 250 हो सकती है। और अगर पूछा जाए कि सर राज्यसभा में वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 245 सीटें हैं बच्चे। ये हमारी केंद्र की विधायिका होगी, जिसमें हम संसद पढ़ेंगे, और संसद कितने लोगों से मिलकर बनी होती है? 3, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा बच्चे। क्लियर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, आगे मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ा बेसिक पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखिएगा। मैंने कहा था कि अगले 10 वर्ष के लिए एंग्लो इंडियन का प्रावधान खत्म कर दिया गया, तो एंग्लो इंडियन यहां नहीं होंगे सर। ठीक है। तो केंद्र की विधायिका में हम संसद पढ़ेंगे बच्चे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बताओगे सर उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है। अब हम लोग बच्चे राज्य की विधायिका। अब अगर राज्य की विधायिका की बात किया जाए तो यहां पर बच्चे आपको पता है राज्यपाल होगा। कौन होगा? वहां राष्ट्रपति था, यहां पर कौन होगा? राज्यपाल हो जाएगा। और यहां पर होता है बच्चे संसद, वहां होता था, यहां पर राज्य विधानमंडल हो जाएगा। राज्य विधानमंडल हो जाएगा। अब राज्य विधानमंडल बच्चे 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। एक होता है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं इसको बच्चे, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। और ये जो होगी बच्चे दूसरी जो होगी वो विधान परिषद हो जाएगी बच्चे। क्लियर हो जाएगा। इसे विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, और इसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं बच्चे। क्लियर। अब अगर बात किया जाए कि विधानसभा सीटें कितने राज्यों में हैं, तो आपको पता है सर विधानसभा सीटें 28 राज्यों में हैं। और अगर पूछा जाए कितने केंद्र शासित राज्यों में हैं, तो आप बोलोगे सर पहले 2 था, अब बच्चे 3 संघ शासित राज्य में है, क्योंकि यहां एक राज्य घट गया, और वो एक राज्य जो घटा अब वो केंद्र शासित बना, तो उसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर है बच्चे। और फिर है आपका दिल्ली है, और फिर आपका है पुडुचेरी बच्चे। क्लियर हो जाएगा।
पुडुचेरी। क्लियर हो जाएगा। तो 3 संघ शासित राज्यों में विधानसभा है और 28 राज्यों में विधानसभा है। तो आप ये पूछोगे सर फिर विधानसभा विधान परिषद कहां कहां है, तो मैं बोलूंगा अब भारत के ये कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है, क्योंकि पहले 7 था, एक निकल गया जिसका नाम जम्मू एंड कश्मीर था बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो इन 6 का नाम लिख लिया जाए बच्चे। इन 6 के नाम जो है आपको पता है, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और बिहार में। यहां पर बच्चे इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदनीय व्यवस्था है। क्लियर हो जाएगा। कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, कितने राज्यों में, तो आप बोलोगे 6 राज्यों में। अब यहां पर ये डिसाइड करना है भाई, पुडुचेरी केंद्र शासित है, दिल्ली केंद्र शासित है और जम्मू एंड कश्मीर भी केंद्र शासित है, और इन तीनों राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, सिर्फ विधानसभा है बच्चे। ठीक है, नोट कर लीजिए। उम्मीद है नोट हो गया होगा। तो राज्य की विधायिका में राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, कहीं कहीं एक सदनीय व्यवस्था है, कहीं कहीं 2 है, विधानसभा है 28 राज्यों में, 3 संघ शासित राज्यों में, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी बेटा। विधान परिषद है 6 राज्यों में, 6 का नाम मैंने लिख दिया। जम्मू कश्मीर यहाँ से हट गया तो यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार। इन 6 राज्यों में एक सदन विधानसभा भी है और प्लस विधान परिषद भी है, तो एक नहीं द्विसदनीय व्यवस्था है बच्चे। बाकी 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। ठीक है, ये हमारी बच्चे विधायिका भी हो गई। एक लास्ट इसमें जल्दी से निपटा लो। ठीक है, 5 मिनट का और काम है। न्यायपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी। अब जो ये न्यायपालिका है बच्चे, ये सारे बच्चे हमारे जानते हैं कि भारत देश में एकात्मक न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है बच्चे। क्लियर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मतलब जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और इसे आपको पता है उच्चतम न्यायालय। इसे ही बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के केस होते हैं सर, एक सिविल केस होता है और एक आपराधिक केस होता है बच्चे, है ना, क्रिमिनल केस। एक क्रिमिनल केस होता है बच्चे, आपराधिक मैटर। ठीक है, ये इनके अधीन होते, अधीनस्थ होते हैं और ये इन पर बच्चे। लेकिन अंतिम अपीलीय न्यायालय कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट लिख दीजिएगा बच्चे इसे, अंतिम अपीलीय न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय। नोट करो, फिर समझा दे, जल्दी से फिनिश हो जाएगा। अंतिम अपीलीय न्यायालय, तो आप बोलोगे सर सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, एक दूसरे के अधीनस्थ हैं। एकात्मक न्यायपालिका है बच्चे, सभी न्यायालयों के पिता का नाम है उच्चतम न्यायालय। अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय के विरुद्ध हम कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट बच्चे क्या करेगा? जिला न्यायालय के निर्णयों को बच्चे परिवर्तित करने का अधिकार रखता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर बच्चे सॉल्व हो जाए और आपको लगे कि ये सर हमारे साथ गलत हुआ है, तो आप अंतिम अपीलीय न्यायालय भी पहुंच सकते हो, यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो बच्चों। सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर देता है। तो ये जो बच्चे पूर्व के निर्णय को रद्द करने वाले प्रचलन है, ये अमेरिका से हमने लिया था न्यायिक पुनर्विलोकन। क्लियर हो जाएगा? चलिए, इसमें सर दो चीज ये समझ लीजिएगा कि कौन कौन से केस सिविल होते हैं। और सिविल केस बच्चे ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें सिविल केस की, तो सिविल केस बच्चे जो है सीधा हाई कोर्ट में लाया जा सकता है। सीधा हाई कोर्ट में लाया जा सकता है, लाया जा सकता है बच्चे। क्लियर हो जाएगा? सीधा हाई कोर्ट में लाया जा सकता है। कौन सा केस बेटा? सिविल केस। अब सिविल केस जो होता है बच्चे, जैसे कोई टैक्स से संबंधित हो मुद्दा बच्चे, विवाह से संबंधित मुद्दा हो, डाइवोर्स यानी शादी विच्छेद यानी कि बच्चे तलाक से संबंधित कोई मैटर हो, क्लियर हो जाएगा, या भूमि से संबंधित कोई मैटर हो बच्चे, ठीक है, ये पैसे से संबंधित कोई मैटर हो बच्चे, तो ये सारा का सारा आपका क्या होगा? सिविल केस हो जाएगा बच्चे। वो पैसा हो बच्चे, भूमि हो, पैसा हो, राजस्व का है मैटर, तो ये कुछ ऐसे सिविल केसेस हैं बच्चे जो सीधा हमारे हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी मैटर आपराधिक हुआ तो आपराधिक मैटर को सीधा हाई कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, उसे पहले हमें बच्चे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाना होगा। तो इसको नोट कर लो, सीधा हाई कोर्ट में लाया जा सकता है कौन सा मैटर? तो आपका रिजल्ट होगा सिविल केस। सर सिविल केस में जैसे टैक्स से संबंधित हो बच्चे, विवाह से संबंधित हो, डाइवोर्स से संबंधित हो, पैसा बच्चे भूमि से संबंधित हो, या राजस्व से संबंधित मैटर, ये सारे मैटर किस में आते हैं बच्चे? आपके क्या कहते हैं? सिविल केस में आते हैं। और सिविल केस में सर ध्यान से देखिएगा, सिविल केस में आपको डायरेक्ट पुलिस, सिविल केस में आपको डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। सिविल केस में आपको डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, बिजली का बिल आजकल देख रहे हैं बच्चे, तो बिजली का बिल अगर आपका ज़्यादा आ गया है तो आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा, और नोटिस में टाइम ड्यूरेशन दे देंगे कि इतने समय के अंदर आप बिल को भाई क्या कर दीजिए, जमा कर दीजिए। बाद में अगर आप उसका उल्लंघन करते हो तो बच्चे कंटेम्प्ट, आप कोर्ट के बच्चे रिट का आपने उल्लंघन किया, तब कोर्ट आपको गिरफ्तारी का आदेश देगा। डायरेक्ट यहाँ पर पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी बच्चे। कौन से केसेस में? तो आप रिजल्ट लगाओगे सर सिविल केसेस में। तो फिर सर यहां जो क्रिमिनल केस होता है सर, क्रिमिनल केस में आपको डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है बच्चे और जेल भेज देगी। तो यहां पर लिख देता हूं बच्चे, इसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाना अनिवार्य, लाना अनिवार्य लिख देंगे। सीधा हाई कोर्ट में लाया, सीधा हाई कोर्ट में लाया नहीं जा सकता, ठीक है। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में जाना होगा। कौन सा केस? क्रिमिनल केस। और क्रिमिनल केस में बच्चे ध्यान से देखिएगा, पुलिस तुरंत अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार कर सकती है, कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाया जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट में लाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई सिविल मैटर हो तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्रिमिनल केस है बच्चे, जैसे किसी की हत्या कर देना, मर्डर, डकैती, लूटपाट, ठीक है, लूटपाट ही है, चोरी, ये हमारी न्यायपालिका है बच्चे। हाई कोर्ट अब 25 हो गए हैं, 24 से बढ़कर 25 हो गए। और उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में
आ गई होगी बच्चे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे रखेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक होगा इन्हीं से संबंधित बेटा। ठीक है, और हाँ सर, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, ये सब प्रणाली भी मैं बता दूंगा, फिर आपका सीधा प्रेसिडेंट वाला टॉपिक आ जाएगा बच्चे। ठीक है, चलो उम्मीद है सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे। ठीक है, और जितने भी बच्चे हैं सब लोग ऐसे मेहनत करते रहो बच्चे। ठीक है, और चलो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो बच्चे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय।